मैं गंगाराम पीजीटी हिंदी। आज हम कक्षा द्वादश में बितान भाग 2 पार्ट 1 मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित सिल्वर वेडिंग, इस कहानी का हम आज अध्ययन करते हैं। इस कहानी का आज हम पठन पाठन करते हैं। इस कहानी को हम एक बार पहले पढ़ा चुके हैं और इसका लिखित कार्य भी करा चुके हैं। आज हम इसका पुनर्अभ्यास करते हैं। तो लेखक मनोहर श्याम जोशी ने एक सुप्रसिद्ध धारावाहिक का वर्णन इस कहानी के माध्यम से किया है। इस कहानी के माध्यम से मानवीय जीवन मूल्यों के गिरते स्तर, महानगरीय एकांकी जीवन और एक मध्यम वर्गीय परिवार की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। लेखक 2 पीढ़ियों के दृष्टिकोण में आए अंतर को भी रेखांकित कर पाठकों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है। कथा का मार्मिक अंश उद्घाटित किया गया है। व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में स्वयं को अकेला महसूस करता है और वह एक असहाय दिखाई देता है। ऐसे जीवन मूल्य और आदर्शों का वर्णन यहाँ किया गया है। तो कहानी का प्रारंभ हम लेते हैं। कहानी में जो शुरुआत है, यशोधर बाबू पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले थे। बचपन से ही उनके माँ बाप गुजर गए थे। वे अपनी विधवा बुआ के यहाँ रह कर के पले थे, बड़े हुए थे और उन्होंने वहीं से मैट्रिक्स पास की थी। अल्मोड़ा में रहते थे, अल्मोड़ा के रहने वाले थे। यशोधर बाबू जब मैट्रिक्स पास की तो उस समय दिल्ली आ गए और दिल्ली में वो पहाड़गंज में कृष्णानंद पांडे के यहाँ आए, क्योंकि कृष्णानंद पांडे भी पहाड़ के रहने वाले थे, पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले थे। कृष्णानंद पांडे, जिन्हें किसंदा कहा जाता था, वह दिल्ली के सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर थे। अर्थात एक लिपिकों की टीम होती है, उसके ऊपर एक सेक्शन होता है और सेक्शन का एक अधिकारी होता है, वह सेक्शन ऑफिसर कहलाता है। तो किसंदा के यहाँ पर रह कर के यशोधर बाबू यानी कि वाईडी पंत कुछ समय रहे। उस समय उनकी आयु छोटी थी और इसलिए उनके घर उन्होंने कुछ समय रसोई में काम किया और वहीं पर आगे की पढ़ाई लिखाई प्रारंभ कर दी। और जब उनकी आयु बड़ी हो गई और शिक्षा से भी योग्य हो गए तो कृष्णानंद पांडे ने उन्हें अपने अधीनस्थ अपने ही कार्यालय में लिपिक के पद पर लगा लिया। यशोधर बाबू वहीं पर सचिवालय में कार्य करते करते आगे अपने विकास के रास्ते पर अग्रसर हुए। आगे बढ़ते बढ़ते उनका विवाह हुआ। पहाड़ी रीति रिवाज में रह कर के उनकी पत्नी कुछ समय सम्मिलित परिवार में उनके पैतृक गांव में रहीं और पैतृक गांव के रीति रिवाजों को उन्होंने अपने आप में ढाला और उनमें दबाव में महसूस करते हुए उतने समय व्यतीत किया। यशोधर बाबू के संस्कार और आदर्श बचपन से किसंदा के पास रहे, इसलिए जो किसंदा में आदर्श थे, संस्कार थे, वही कूट कूट कर यशोधर बाबू में आ गए। यशोधर बाबू भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे। भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय आदर्श, इन सब को अच्छे से पालन करते थे। जब यशोधर बाबू की पत्नी दिल्ली में आईं और यशोधर बाबू सेक्शन ऑफिसर बने, तब उनके परिवार में बच्चे हुए, बड़े हुए और उनकी पत्नी दिल्ली के आधुनिक वातावरण में और उनके बच्चे भी आधुनिक वातावरण में ढल गए। इस प्रकार से यशोधर बाबू का परिवार एक पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में परिवर्तित हुआ, लेकिन यशोधर बाबू अपने आदर्श और जीवन मूल्यों के साथ चलते रहे। अब हम यहाँ देखते हैं कि यशोधर बाबू के परिवार में कौन कौन था।
तो यशोधर बाबू की पत्नी और उनके 3 बेटे, बड़ा बेटा भूषण पढ़ लिख करके एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी पा गया था, उसे 1500 रुपये सैलरी मिलती थी। उससे छोटा बेटा जो था वह स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका चला गया था और वहाँ पढ़ाई करने के लिए। तीसरा बेटा आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वह एक बार आईएएस की परीक्षा दे चुका था, दूसरी बार तैयारी कर रहा था। उनकी जो बेटी थी वह भी उच्च शिक्षा प्राप्त थी और वह भी जो है कई बार अमेरिका जाने की धमकी देती थी मेडिकल की पढ़ाई के लिए। इस प्रकार से ये यशोधर बाबू का परिवार था। यशोधर बाबू की पत्नी भी दिल्ली में रहकर आधुनिक हो गईं और वे कटे हुए बाजुओं का ब्लाउज पहनती थीं, उल्टे पल्लू की साड़ी पहननी थी। और जबकि संयुक्त परिवार में उनका मुंह ढका रहता था और बहुत सादगी का जीवन व्यतीत किया। और जब उन्होंने दिल्ली का ऐसा खुला वातावरण आधुनिकता का देखा तो वह इसमें ढल गई। उनकी बेटी भी जो है आधुनिक वस्त्र पहनती थी, कपड़े पहनती थी। और जब ये सब परिवार इस प्रकार का था तो यहाँ पर यशोधर बाबू का परिवार का वर्णन है। अब हम यहाँ देखते हैं कृष्णानंद पांडे। तो कृष्णानंद पांडे जो है आयु पे आने पे रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए और वहीं पहाड़गंज में किराए पे कमरा लेकर रहने लगे। इसके बाद काफ़ी समय तक रहे। उनका जीवन शैली कुछ समय के बाद वे अपने पैतृक गांव चले गए। तो किशनदा का पता चलता है किसी के माध्यम से। यशोधर बाबू जब पता लगाते हैं कि पैतृक गांव जाकर के वे अकेलापन महसूस करने लगे। वे ऐसे अकेलेपन महसूस करने के बाद कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो जो सूचना बताने वाला कोई करीबी होता है उसने उन्हें बताया कि पता नहीं कैसे उनकी मृत्यु हो गई, कि जो हुआ होगा पता नहीं कैसे। अर्थात यशोधर बाबू इस पर विचार करते हैं कि जिनके बेबी बच्चे नहीं होते हैं, बाल बच्चे नहीं होते हैं, क्या उनकी मृत्यु जो हुआ होगा से ही हुई होगी। अर्थात जीवन में निरीह अकेलापन महसूस करके वह परेशान और अशांत रहने वाले और धीरे धीरे घुट कर अपना जीवन को जो है समाप्त कर लेते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। या उनका जब कोई नहीं होता है तो नाते रिश्तेदार संपत्ति के लिए छीना झपटी करते हैं और अंत में वो जो है घुट कर मरने की स्थिति में आ जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात समय से पहले ही मर जाते हैं। तो जो हुआ होगा इसका भाव कई छवियों में दिखाई देता है कि कैसे उनकी मृत्यु हुई होगी। तो दूसरा पक्ष ये सोचते हैं यशोधर बाबू, इसलिए जीवन में शादी होना ज़रूरी है और बच्चे होना ज़रूरी है। अर्थात जो अकेला व्यक्ति होता है उसे अंत में अकेलापन महसूस करता है और वो परेशान होता है, दुखी होता है। तो ऐसा कृष्णानंद पांडे के साथ हुआ होगा। अब हम विचार करते हैं यशोधर बाबू के परिवार से, उनके विचारधारा से। यशोधर बाबू का जो बड़ा बेटा है भूषण, वह विज्ञापन कंपनी में काम करता है और उसे 1500 रुपये जितनी की सैलरी उसके पिताजी को अब रिटायरमेंट पर मिल रही है, कितनी सैलरी उसे मिलती है तो उसे कुछ घमंड भी है। और वह घर में जो है उसके पिताजी अक्सर से सारे काम करते हैं, सुबह टहलने जाना, फिर अपने ऑफिस जाना। वे ऑफिस जो है साइकिल से जाते हैं तो उनके बच्चे इससे भी परेशान हैं कि साइकिल से जाना एक बेहुदापन है, कि साइकिल से तो चपरासी चलते हैं। यशोधर बाबू को स्कूटर लेने की बात कहते हैं, स्कूटर बेहुदा सवारी मानते हैं, इसलिए वो पैदल ही चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यशोधर बाबू अपने संस्कारों और आदर्शों से में रहकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। वे सब्ज़ी लेने भी जाते हैं और दूध लेने भी जाते हैं। इस प्रकार से शाम को काफ़ी समय, लंबे समय तक बैठकर पूजा करते हैं, ये उनकी दिनचर्या है। लेकिन उनके बच्चे इसमें कोई हाथ नहीं बटाते हैं
और सब कुछ जिम्मेदारी परिवार में लाने की सामान ये सब यशोधर बाबू की रहती है। तो यहाँ देखते हैं कि उनके जो बच्चे बड़े हैं उनकी बात नहीं सुनते, उनकी कहना नहीं मानते, बाज़ार से कुछ सामान नहीं लाते, और बात आती है सामान लाने की तो बप्पा ले आएंगे, ऐसा करके उनके बच्चे उपहास करते हैं। तो यहाँ दिखाई देता है कि उनके बालक लड़के, उनकी बेटी, ये सब उनका कहना नहीं मानते, अर्थात ये सब उनके आदर्शों पर खरे नहीं उतरते। यहीं पर यही जीवन मूल्य हैं कि परिवार में कि अब बालक जो हैं आज्ञाकारी नहीं और अपने सेवा भाव माता पिता के प्रति नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर यही विडंबना है। अंत में हम देखते हैं कि यशोधर बाबू कहते हैं कि अहमदाबाद में उनके जीजा जी जनार्दन जोशी रहते हैं कि उनको देख कर आते हैं, लेकिन उनके लिए उनका बड़ा बेटा कहता है मेरे पास वहाँ आपको जाने के लिए पैसे नहीं है देने को। लेकिन वो स्वयं ये नहीं सोचता है कि ये तो खुद सर्विस करते हैं, नौकरी पाते हैं, ये तो स्वयं जा सकते हैं, इनके पास पैसे तो खुद होंगे ही, मुझे इस तरह का उलाहना देने की क्या आवश्यकता। तो यहीं पर उसका आदर्श और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं कि उसे अपने पिताजी से क्या बात कहनी चाहिए, क्या नहीं कहनी चाहिए, और उसके मन में अपने परिवार और रिश्तेदारों के प्रति कैसी भावना है, यहाँ पर ये दिखाई देता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि सिल्वर वेडिंग अर्थात विवाह की 25वीं वर्षगांठ, ये पार्ट है यहाँ पे। यहाँ एक शब्द आता है बार बार, समहाउ इम्प्रॉपर, अर्थात यशोधर बाबू को ये कुछ अनुचित बातें लगती हैं। जो बातें उन्हें पसंद नहीं है वो इसको तकिया कलाम के रूप में कहते हैं समहाउ इम्प्रॉपर, अर्थात ये मर्यादित नहीं है, अनुचित है उनके लिए, जो बातें उन्हें पसंद नहीं हैं। इसी प्रकार से उनके ऑफिस में एक युवा चड्डा है जो चौड़ी पतलून पहनता है, ऊंची एड़ी की जूती पहनता है। वह ढीठता से उनसे बात करता है और मजाक करता है कि तुम्हारी आज सिल्वर वेडिंग है। इस प्रकार से उनसे कुछ पैसे लेकर और उसका नाश्ता पानी किया जाता है। और इधर जब उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके बच्चे, लड़के और बेटी और उनके दोस्त एक बहुत बड़ी पार्टी करते हैं। और जब यशोधर बाबू शाम को घर आते हैं तो घर सजा हुआ है, वहाँ बहुत सारे मेहमान दिखाई दे रहे हैं और खाना पीना चल रहा है, और यशोधर बाबू को पता नहीं है। और यशोधर बाबू ये समझ जाते हैं ये सिल्वर वेडिंग पार्टी चल रही है, आज यही जो समस्या ऑफिस में थी वो यहाँ है। उनके बच्चे आधुनिकता में ढले हुए ये सब कार्य करते हैं। यशोधर बाबू बहुत देर तक पूजा पाठ करते हैं, बचना चाहते हैं, दोस्त चले जाते हैं, सब बहुत कुछ गिने चुने रह जाते हैं, अंत में निकल कर आते हैं पूजा करके। तब उन्हें ये सब अनुचित लगता है। तो वहाँ वो देखते हैं विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, विभिन्न प्रकार के भोज और नशे के भी द्रव्य पिए गए वहाँ पर। ये सब उनकी सिल्वर वेडिंग पार्टी में हुआ, जो कि उन्होंने अपने विवाह के समय में भी ऐसा नहीं किया कभी। और जितना पैसा खर्च किया गया था विवाह में, उससे कई गुना अधिक पैसा उनकी पार्टी में खर्च किया गया। तो ये सब उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, अर्थात अमर्यादित और अनुचित लगता है। इस प्रकार से यशोधर बाबू इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हैं। तो इस कहानी में यहाँ पर ये सिल्वर वेडिंग पार्टी के माध्यम से, इस शीर्षक के माध्यम से लेखक ने ये समझाया है कि यहाँ पर कई चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे उनकी पत्नी आधुनिकता में ढल गईं, लेकिन यशोधर बाबू नहीं ढल पाए। पत्नी भी गांव में रहकर सम्मिलित परिवार में वैसे ही आदर्शों में रहीं, लेकिन दिल्ली की आधुनिकता में आकर के वो जो है कटी बाजुओं का ब्लाउज और उल्टे पल्लू की साड़ी ऐसा करके पहनने लगी, ऐसे वातावरण में रहने लगी। यशोधर बाबू कहते भी थे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस प्रकार का मुहावरा भी कहा गया है। तो यहाँ पर पीढ़ी अंतराल और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इस कहानी के माध्यम से लेखक ने दिखाया है। तो पश्चिमी जो सभ्यता है उसका प्रभाव उनके बच्चों पर दिखाई दिया। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के थे और पुरानी पीढ़ी के होने के नाते यशोधर बाबू पर अपना पुराना प्रभाव था, अपने आदर्श थे, अपने पैतृक संस्कार थे,
और पर्वतीय क्षेत्र की जो परंपराएं थीं, आदर्श थे, संस्कृति थी, उनको वो साधे हुए थे। और यहाँ पर उनके बच्चे दिल्ली में आधुनिक पीढ़ी में रहे, आधुनिक शिक्षा में रहे, वातावरण में रहे और वो आधुनिक हो गए। इस प्रकार से हम देखते हैं उनके बच्चे उच्च शिक्षा से प्राप्त थे, जिससे यशोधर बाबू खुश थे, लेकिन उनके आदर्शों, उनके संस्कारों, उन परंपराओं से वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनको वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाईं जो उन्हें होनी चाहिए थीं। तो पीढ़ी अंतराल दिखाया गया है और पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव दिखाया गया है यहाँ। और जीवन मूल्य, जो मानवता के जीवन मूल्य होते हैं, उन्हें नई पीढ़ी ने एक किनारे, एक हाशिए पर रख दिया है, ऐसा भाव इस कहानी में दिखाया गया है। तो हम यहाँ पर यशोधर बाबू के परिवार के सदस्य, परिवार में पति पत्नी, 3 बेटे और 1 बेटी, और उनका एक जो है रिश्तेदार, जो उनकी पत्नी का चचेरा भाई था गिरीश, उसका भी वर्णन इस कहानी में आया है। तो इस प्रकार से परिवारों के सदस्यों का वर्णन भी यहाँ आया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सिल्वर वेडिंग कहानी में कि उनके बच्चे उनका कितना उपहास करते हैं, उनके आदर्शों के कितने विरुद्ध हैं, कि जब उन्हें उपहार में उनका बेटा उन्हें एक ड्रेसिंग गाउन जो है उपहार में देता है और कहता है, बप्पा आपके लिए इस सिल्वर वेडिंग अवसर पर ये ड्रेसिंग गाउन आपके लिए है और आप इसे पहनेंगे। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि उनका बेटा उन्हें उपहार दे रहा है, जबकि जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, पिता होते हैं, वे ही उपहार बच्चों के लिए देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का दृश्य दिखा